हेलो फ्रेंड्स, ये है नाबार्ड का ऐसा सिलेबस। और लास्ट वीडियो में हमने मल्टीकल्चरलिज्म का टॉपिक कवर किया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन। और फ्रेंड, जिन लोगों ने अफेयर्समैन आरबीआई के यूट्यूब चैनल में ये सब प्लेलिस्ट देखा है, उन्हें पता होगा कि ये टॉपिक हमने ऑलरेडी वहाँ कवर किया है। सो उसी वीडियो को मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगा। जिन लोगों ने ये वीडियो उस प्लेलिस्ट में देखा है, उनका यहाँ रिविजन हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेमोग्राफिक ट्रेंड क्या होता है। आपको नाम से ही समझ रहा होगा कि यहाँ हम किसी कंट्री का पॉपुलेशन का ट्रेंड देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन किस दिशा में जा रही है। या हम सबसे पहले पॉपुलेशन सेंसस निकालते हैं और उस पॉपुलेशन का डाटा यूज करके हम ट्रेंड देखते हैं, जैसे कि बर्थ कितने हुए, डेथ कितने हुए, मैरिज कितने हुए और लोग अब किस ग्रुप में हैं वगैरह। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। समझ रहे हो? So the demographic is the study of the growth, structure and movement of the human populations. It focuses on censuses which take the stock of a population at a moment in time and also flows of vital events, birth, dates, marriages, migratory movements and age groups. और फ्रेंड्स, अगर आपको इंडिया की डेमोग्राफिक ट्रेंड समझनी है तो पहले आपको समझना होगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। देखो, जनरली पॉपुलेशन को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक है 14 ईयर्स एंड यंगर, देन 15 टू 64 ईयर्स जिसे हम वर्किंग एज बोलते हैं, और लास्ट में ओल्ड, दैट इज अबव 64 ईयर्स। अब हम यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड उस वक्त बोलेंगे जब किसी कंट्री की वर्किंग एज ग्रुप बाकी एज ग्रुप से ज़्यादा रहती है, और इसे हम डिविडेंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही एज ग्रुप किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाती है। समझ रहे हो कंसेप्ट? So according to the United Nations Population Fund, demographic dividend means the economic growth potential that can result from shifts in a population's age structure, mainly when the share of a working age population 15 to 64 is larger than the non-working age share of the population, that is 14 and younger and 65 and older. अब आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड समझ गया, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड के स्टेज में है? हाँ, बिल्कुल है फ्रेंड्स। इंडिया में वर्किंग एज का ग्रुप सारे पॉपुलेशन का 62.5% और आगे जाके 2036 में वो बढ़कर 65% होने वाला है। यहाँ तक क्लियर है? सो इंडिया है 62.5% ऑफ इस पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 ईयर्स, विच इज एवर इंक्रीजिंग एंड विल बी एट पीक अराउंड 2036 व्हेन इट विल रीच अप्रोक्सीमेटली 65%. सो इंडिया इज इन स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। और फ्रेंड्स, हमने समझा कि इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड के स्टेज में है, लेकिन ये स्टेज आने के रीजंस क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहला है हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि अगर लोगों की एज ज़्यादा रहती है फिर लोग कम मर रहे हैं और उसकी वजह से एज ग्रुप बढ़ रहा है। अब सेकंड है लो फर्टिलिटी रेट, मतलब लोग ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें आपको डाउट आ सकता है कि कम बच्चे पैदा होने से ये एज ग्रुप कैसे बढ़ रही है। सो चलिए डाउट क्लियर करते हैं। देखो, ये है हमारे तीनों ग्रुप। अब लो फर्टिलिटी रेट की वजह से हमारे फर्स्ट ग्रुप की पॉपुलेशन तो कम हो जाएगी, राइट। इसके वजह से परसेंटेज के हिसाब से बाकी एज ग्रुप का शेयर बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। सो दिस ट्रांजिशन हैपेंस लार्जली बिकॉज ऑफ ए डिक्रीज इन द टोटल फर्टिलिटी रेट विच इज द नंबर ऑफ द बर्थ्स पर वुमन आफ्टर द इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी गेट स्टेबलाइज्ड। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का हमें फायदा क्या होगा। सबसे पहला फायदा तो मैंने आपको बता ही दिया था कि हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। सो अगर देखा जाए तो जिन कंट्री के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज था उनकी इकोनॉमी में 15% का ग्रोथ आया था। उसके साथ ही अर्बनाइजेशन बढ़ जाएगा, जिससे हमारा वर्कफोर्स बढ़ जाएगा और लोगों के पास सेविंग्स रहेगी। समझ रहे हो? सो डेमोग्राफिक डिविडेंड हैज हिस्टोरिकली contributed up to 15% of the overall growth in advanced economies. Other advantages are rapid industrialization and urbanization, rise in women's workforce, increased labor force and increasing savings rate. लेकिन फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में ये एडवांटेज लेने में कुछ समस्या है। सबसे पहले तो लोगों के पास स्किल्स नहीं, उसके साथ ना उन्हें हेल्थ या एजुकेशन की फैसिलिटी है, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि डिजिटलाइजेशन की वजह से हमारे यहाँ ग्रोथ तो होगा लेकिन जॉब्स नहीं बढ़ेंगे, जिसकी वजह से बहुत लोग जॉबलेस रहेंगे। सो द हिंड्रेंसेस टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड्स आर लैक ऑफ स्किल्स, लो ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स वेयर हेल्थ एंड एजुकेशन पैरामीटर्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड सब्सटेंशियली एंड जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया ड्यू टू डिजिटलाइजेशन। अब अगर ऐसी समस्या आई तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो हमें ह्यूमन कैपिटल अच्छा करना होगा, मतलब हमें उन्हें हेल्थ की सुविधा देनी पड़ेगी या उन्हें अच्छा एजुकेशन देना पड़ेगा,
और साथ ही उन्हें स्किल्ड करना पड़ेगा, जिससे चाहे इकोनॉमी डिजिटाइज हो लेकिन फिर भी उन्हें जॉब मिल सके। ओके, सो इन्वेस्टिंग इन पीपल थ्रू हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब्स एंड स्किल्स हेल्प्स बिल्ड ह्यूमन कैपिटल विच इज की टू सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड क्रिएटिंग ए मोर इंक्लूसिव सोसाइटी। साथ ही अगली चीज हमें करनी होगी अर्बनाइजेशन। यहाँ हमें ये पता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से रूरल एरिया के लोग अर्बन में जाएंगे। अब अर्बन में जाने से वहाँ उनके लिए वाटर, शेल्टर और हेल्थ वगैरह की सुविधा रहनी चाहिए, राइट। इसलिए हमें हमारे अर्बन एरिया को ऐसे डेवलप करना होगा कि जिससे माइग्रेंट लोगों को परेशानी ना हो। So the large young and working population in the years to come will migrate to urban areas within their own and other states, leading to rapid and large-scale increase in urban population. How these migrating people can have access to basic amenities, health and social services in urban areas need to be the focus of urban policy planning. अब फ्रेंड्स, हम अर्बनाइजेशन के टॉपिक को डीप में समझते हैं। यहाँ अर्बनाइजेशन का मतलब वो सिंपल है, रूरल के लोग अर्बन में आते हैं जिससे रूरल की पॉपुलेशन कम हो जाती है और अर्बन की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। सो अर्बनाइजेशन रेफर्स टू द पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, द करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंड द वेज इन विच सोसाइटीज अडैप्ट टू दिस चेंज। अब फ्रेंड्स, गाँव के लोग अर्बन में माइग्रेट होने के दो रीजन्स होते हैं, एक है पुश फैक्टर और दूसरा है पुल फैक्टर्स। यहाँ पुश फैक्टर के एग्जाम्पल बताए जाए तो लोगों को रूरल एरिया में रहने की अच्छी सुविधा नहीं रहती या फिर उनके बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो अर्बन एरिया में जाते हैं। और अगर पुल फैक्टर के एग्जाम्पल बताए जाए तो गांव वालों को शहर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है और उन्हें भी अर्बन लाइफस्टाइल जीना पसंद होता है, इसलिए वो अर्बन एरिया में जाते हैं। समझ गए पुश और पुल फैक्टर्स? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। So rural to urban migration is driven by pull factors that attract people to urban areas and push factors that drive people away from the rural areas. Employment opportunities, educational institutions and urban lifestyle are the main pull factors. The poor living condition, lack of educational and economic opportunities and poor healthcare facilities are the main push factors. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडिया में अर्बनाइजेशन की कंडीशन क्या है। देखो, इंडिया में अभी आसपास 31% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है और अगर स्टेट्स की बात की जाए फिर सबसे ज़्यादा अर्बन में लोग गोवा में रहते हैं, जहाँ 62.2% लोग शहर में हैं। और ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 11th गोल सस्टेनेबल सिटीज़ का है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आरबीआई ग्रेड बी 2018 के मेंस में पूछा था, इसलिए मैंने पहले भी सीरीज में बताया है कि सारे सस्टेनेबल गोल्स आपको पता होने चाहिए। ओके, So currently India's population stood at 1210 million in 2011 with an urbanization level of 31.1%. Goa is most urbanized state with a 62.2% urban population. The SDGs goal 11 promote the urban planning as one of the recommended methods for achieving sustainable development. So friends, यहाँ हमारा urbanization का टॉपिक कवर हो गया। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले हम डेमोग्राफिक ट्रेंड के कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। इन सब फैक्ट्स की एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी कम है फ्रेंड्स, लेकिन सिलेबस में ये टॉपिक रहने की वजह से हम इसे छोड़ नहीं सकते, इसलिए मेंस एग्जाम के पहले इसे आप एक बार पढ़ लेना। यहाँ आएगा द टोटल पॉपुलेशन, देन द परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, देन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, देन अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, देन रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन। उसी के साथ मैंने स्टेट्स के हाईएस्ट और लोएस्ट पॉपुलेशन में रैंक्स दिए हैं। नेक्स्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में हाईएस्ट और लोवेस्ट, उसके बाद लिटरेसी रेट्स में सिमिलर, उसके बाद ये है फर्टिलिटी रेट और लास्ट में सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया का भी डाटा दिया है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा डेमोग्राफिक ट्रेंड्स और अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन का पार्ट कवर हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।